नमस्ते दोस्तों, RKY टीच AI में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विज्ञान और गणित सिखाने में क्रांति लाएगा। पर विचार किया गया है कि जो गैस किचन में खाना पकाती है या जो प्लास्टिक जीवन बचाता है और यहाँ तक कि जो धुआं कैंसर जैसी भयानक बीमारी का कारण बन सकता है, उन सब में एक ही समानता है। हाँ, वो सभी मुख्य रूप से सिर्फ दो ही तत्वों से बने हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। बिल्कुल सही। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारा विषय बहुत ही खास है। हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन, क्लास 11th केमिस्ट्री NCERT आधारित क्विक रिवीजन नोट्स की, जो कि एग्जाम स्पेशल है। जी, और आज का हमारा मिशन स्पष्ट है। हम इस पूरी अध्ययन सामग्री को बिल्कुल एक क्लासरूम की तरह समझेंगे। हाँ, मतलब हम नोट्स के हर एक पेज, हर एक लाइन और हर एक हेडिंग को उसी क्रम में पढ़ेंगे, लाइन दर लाइन गहराई से चर्चा करेंगे, ताकि परीक्षाओं के लिए छात्रों का कोई भी बारीक बिंदु छूट न जाए। एकदम सही। तो क्या हम पहले पेज से शुरू करें? बिल्कुल। सबसे पहले आवरण पृष्ठ यानी मेन पेज पर नजर डालते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है मीथेन का एक 3D अणु। हाँ, वो काले और सफेद गोले वाला चित्र। जी, इसमें एक काले गोले से 4 सफेद गोले जुड़े हुए हैं। इसके ठीक बगल में एक जलती हुई मोमबत्ती या कह ले बर्नर का चित्र है, जो दहन को दर्शाता है। और एक हेक्सागोनल बेंजीन रिंग का भी चित्र है वहाँ। बिल्कुल है। और इन चित्रों के नीचे कुछ टैग्स लगे हैं। मैं शब्दशः पढ़ता हूँ। महत्वपूर्ण परिभाषाएं, सभी रासायनिक अभिक्रियाएं, हक्कल और मार्कोनिकॉफ नियम और NCERT बॉक्स फैक्ट्स एंड टिप्स। देखिए, ये शुरुआत ही हमें बता देती है कि हम किस दिशा में जाने वाले हैं। मीथेन का वो चित्र कार्बन की बुनियादी प्रकृति को दिखाता है, जहां वो 4 बॉन्ड बनाता है। हाँ, और वो जो बर्नर है वो इस बात का प्रतीक है कि हाइड्रोकार्बन ऊर्जा के कितने विशाल स्रोत हैं। बिल्कुल। और बेंजीन रिंग तो हमें सीधे एरोमेटिक रसायन विज्ञान की जटिल दुनिया में ले जाती है। तो इसी आधार पर हम अपने पहले मुख्य विषय पर आते हैं। स्लाइड 2 पर हेडिंग है हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। नोट्स में वर्गीकरण को बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है। मैं पढ़ती हूँ। हाइड्रोकार्बन को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला संतृप्त यानी सैचुरेटेड। अच्छा। इसमें आते हैं एल्केन, जिनमें CC कलाबंध होता है। दूसरा है असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड। इसमें एल्कीन आते हैं जिनमें C डबल बॉन्ड C होता है, और एल्काइन आते हैं जिनमें C ट्रिपल बॉन्ड C होता है। हाँ, और तीसरा है एरोमेटिक, जिसमें बेंजीन वलय यानी बेंजीन रिंग होती है। तो अगर हम इसे सरल भाषा में छात्रों को समझाएं तो एल्केन का मतलब है सिर्फ सिंगल बॉन्ड। जी, वर्गीकरण को समझने का सबसे आसान तरीका है अणुओं की संतुष्टि को देखना। जब नोट्स में संतृप्त लिखा है तो इसका अर्थ है कि कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक कलाबंध है। कार्बन की चारों संयोजकताएं पूरी तरह से भरी हुई हैं। मतलब इसे एक एनालॉजी से समझें तो संतृप्त का मतलब है कि कार्बन का पेट भरा हुआ है। अरे वाह, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, उसे और किसी परमाणु की जरूरत नहीं है। और असंतृप्त का मतलब हुआ कि अणु अभी भूखे हैं। बिल्कुल, उनके पास और परमाणुओं को अपने साथ जोड़ने की क्षमता है, इसीलिए वहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं। समझ गया। और एरोमेटिक अपनी विशेष चक्रीय संरचना यानी बेंजीन रिंग के लिए जाने जाते हैं। जी, एकदम सही। इसी स्लाइड में ऊर्जा के स्रोतों पर एक महत्वपूर्ण बिंदु है। नोट्स के अनुसार महत्वपूर्ण बिंदु हाइड्रोकार्बन ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। LPG द्रवित पेट्रोलियम गैस और CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्य ईंधन हैं। ये बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत व्यावहारिक जानकारी है। हाँ, और इसके साथ दिए गए बॉक्स में लिखा है पेट्रोलियम, कोल, गैस भंजक आसवन से और प्राकृतिक गैस हाइड्रोकार्बन के मिश्रण हैं। LNG भी एक ईंधन है जो प्राकृतिक गैस के द्रवीकरण से प्राप्त होता है। देखिए, यहाँ 2 शब्द बहुत अहम हैं। भंजक आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेट्रोलियम जैसे गाढ़े मिश्रण को अलग अलग तापमान पर गर्म किया जाता है। अच्छा, ताकि पेट्रोल और डीजल अलग हो सकें। बिल्कुल। और द्रवीकरण का अर्थ है किसी गैस को बहुत अधिक दबाव और कम तापमान पर तरल रूप में बदलना। तो प्राकृतिक गैस को LNG में इसीलिए बदला जाता है ताकि उसे आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। हाँ, तरल अवस्था में वो कम जगह घेरती है। तो इस वर्गीकरण के बाद स्लाइड 3 हमें सीधे संतृप्त हाइड्रोकार्बन की दुनिया में ले जाती है। हेडिंग है एल्केन परिचय और समावयवता। जी, इसके बुनियादी बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पढ़ता हूँ।
सामान्य सूत्र CnH2n+2, पैराफीन, कम क्रियाशील, संकरण sp3, चतुष्फल की संरचना, आबंध लंबाई Cc 154 पिकोमीटर, CH 112 पिकोमीटर। ये जो सूत्र है ना CnH2n+2, जी। ये छात्रों के लिए एक मास्टर चाबी की तरह है। मतलब अगर कार्बन N है तो हाइड्रोजन दुगने से 2 ज्यादा होंगे। बिल्कुल। और पैराफिन शब्द पर ध्यान दें, ये 2 लैटिन शब्दों से बना है। पैरा यानी कम और फिन यानी क्रियाशीलता। अच्छा, क्योंकि इनमें केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं तो ये आसानी से किसी से प्रतिक्रिया नहीं करते। पेट भरा हुआ याद है? हाँ बिल्कुल, वही बात है। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है मीथेन का एक अणु। इसमें एक केंद्रीय कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं और उनके बीच का कोण ठीक 109.5 डिग्री है। ये sp3 संकरण का सीधा परिणाम है। इस कोण की वजह से जो आकार बनता है उसे चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल कहते हैं। ताकि अणुओं के बीच टकराव कम से कम हो, राइट? जी, वो अंतरिक्ष में खुद को इसी तरह व्यवस्थित करते हैं। इसी हिस्से में क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट को लेकर एक बहुत ही खास बॉक्स दिया गया है। ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। नोट्स कहते हैं महत्वपूर्ण क्वथनांक। आणविक द्रव्यमान बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है, शाखाओं यानी ब्रांचिंग के बढ़ने पर क्वथनांक घटता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने के कारण। और इसके साथ एक ग्राफ भी है ना? ग्राफ सबसे नीचे 282.5 केल्विन पर है। ग्राफ स्पष्ट रूप से नीचे जा रहा है। तो मेरा एक सवाल है जो हर छात्र के दिमाग में आना चाहिए। अणु का द्रव्यमान तो तीनों में समान है, पेंटेन ही तो है, फिर केवल शाखाएं बढ़ने से पृष्ठीय क्षेत्रफल कम क्यों होता है और क्वथनांक इतनी तेजी से क्यों गिरता है? देखिए, इसे क्लासरूम के तरीके से समझते हैं। जब अणु एक सीधी श्रृंखला में होता है, जैसे N पेंटेन, तो वो एक लंबी छड़ की तरह होता है। एक सीधी लाइन। हाँ, लंबी छड़ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, जिससे 2 अणु आपस में एक बड़े हिस्से से जुड़ सकते हैं। उनके बीच का वांडोवाल्स बल बहुत मजबूत हो जाता है। अच्छा। लेकिन जैसे ही शाखाएं बनने लगती हैं, जैसे नियोपेंटेन में, तो अणु सिकुड़कर एक गोल गेंद जैसा बन जाता है। और गणित के अनुसार समान आयतन के लिए एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम होता है। अरे वाह, तो जब क्षेत्रफल कम हो गया तो अणुओं का संपर्क भी कम हो गया। बिल्कुल, आकर्षण बल कमजोर पड़ जाता है, इसीलिए उन्हें अलग करने यानी उबालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बहुत ही शानदार व्याख्या। तो अब आते हैं स्लाइड 4 पर, एल्केन विरचन की विधियां यानी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। इसमें एल्केन बनाने के तरीके दिए हैं। नोट्स में 3 मुख्य विधियां हैं, मैं पहली पढ़ता हूं। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजनीकरण, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, प्लैटिनम या पैलेडियम या निकल की उपस्थिति में बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए, इसमें हम एल्कीन के डबल बॉन्ड को तोड़कर उसमें हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं। पर इसके लिए प्लैटिनम या निकल उत्प्रेरक क्यों चाहिए? क्योंकि कमरे के तापमान पर हाइड्रोजन गैस एल्कीन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती। उसे एक सतह की जरूरत होती है जो ये उत्प्रेरक प्रदान करते हैं। समझ गया। दूसरी विधि है एल्किल हैलाइड से अपचयन, जिंक प्लस HCl के साथ। जी, यहाँ जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर ताजा हाइड्रोजन बनाते हैं। वो एल्किल हैलाइड से हैलोजन हटाकर खुद जुड़ जाता है। और तीसरी विधि है कार्बोक्सिलिक अम्लों से विकार्बोक्सिलीकरण, सोडा लाइम यानी NaOH प्लस CaO के साथ गर्म करने पर एक कार्बन कम वाला एल्केन बनता है। ये विधि सबसे अनोखी है। विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। अच्छा, तो जो CO2 निकल गई उसकी वजह से कार्बन कम हो गया। बिल्कुल, ये चेन छोटी करने की एक बहुत ही बेहतरीन तकनीक है। इसी सूची के अंत में एक विशेष अभिक्रिया पर स्टार लगा हुआ है, वर्ड्स अभिक्रिया यानी वर्ड्स रिएक्शन। हाँ, ये बहुत जरूरी है। मैं पढ़ता हूं। 2RX प्लस 2Na शुष्क ईथर की उपस्थिति में बनाता है RR प्लस 2NaX। और एक नोट है इसका उपयोग केवल सम यानी इवन कार्बन संख्या वाले उच्चतर एल्केन बनाने के लिए होता है। इस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। मेरा भी यही सवाल है कि इस अभिक्रिया का उपयोग केवल सम कार्बन संख्या वाले एल्केन के लिए ही क्यों होता है, विषम या ऑड कार्बन के लिए क्यों नहीं? देखिए, इसका कारण बहुत ही व्यवहारिक है।
वर्ड्स अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड के 2 अणु सोडियम के साथ जुड़कर RR बनाते हैं। ये एक तरह का दर्पण प्रतिबिंब है। मतलब एक कार्बन लिया तो 2 बनेंगे। हाँ, 1 + 1 2, 2 कार्बन लिया तो 4 बनेंगे, हमेशा सम संख्या। तो अगर मुझे 3 कार्बन वाला प्रोपेन बनाना हो तो आपको 1 कार्बन और 2 कार्बन वाले अलग अलग हैलाइड मिलाने होंगे। लेकिन समस्या ये है कि वो सिर्फ एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे, बल्कि खुद से भी जुड़ जाएंगे। अरे मतलब एक खिचड़ी बन जाएगी। बिल्कुल, 3 अलग अलग एल्केनों का मिश्रण मिलेगा, जिसे प्रयोगशाला में अलग करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही स्पष्ट लॉजिक है। अब स्लाइड 5 पर आते हैं, एल्कीन के रासायनिक गुण। ये देखते हैं कि ये प्रतिक्रिया कैसे करते हैं। नोट्स में लिखा है प्रतिस्थापन हैलोजनीकरण, स्टेप 1 प्रारंभन, स्टेप 2 संचरण, स्टेप 3 समापन। क्रियाशीलता का क्रम है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और इसे समझाने के लिए एक चित्र भी है ना? जी, यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि सूर्य के प्रकाश यानी H की उपस्थिति में एक क्लोरीन अणु बीच से टूटकर 2 क्लोरीन मुक्त मूलक फ्री रेडिकल्स में बदल रहा है। ये प्रारंभन चरण है। फिर संचरण के चरण में ये मूलक मीथेन पर हमला करके HCl और एक नया मिथाइल मूलक बना रहा है। अंत में 2 मूलक आपस में जुड़कर अभिक्रिया को समाप्त कर रहे हैं। देखिए, ये मुक्त मूलक प्रतिस्थापन का एक क्लासिक उदाहरण है। एल्केन इतने शांत होते हैं कि उन्हें प्रतिक्रिया के लिए मजबूर करना पड़ता है। तो प्रकाश ऊर्जा उस क्लोरीन आबंध को तोड़ती है। हाँ, और दोनों को अपना एक एक इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाता है। इसे ही मुक्त मूलक कहते हैं, जो बेहद आक्रामक होते हैं। और ये जो क्रियाशीलता का क्रम है 3 डिग्री सबसे ज्यादा, ऐसा क्यों? क्योंकि जिस कार्बन से 3 अन्य कार्बन जुड़े हों, वहां से हाइड्रोजन हटाना सबसे आसान होता है। वहां बनने वाला मुक्त मूलक सबसे अधिक स्थायी होता है। समझ गया। गुणों के इसी हिस्से में विलेयता को लेकर एक गियर आइकन के साथ एक नियम दिया गया है। विलायक गुण, सॉल्युबिलिटी फैक्ट। नियम है समान समान को घोलता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ये केमिस्ट्री का बहुत पुराना नियम है। आगे लिखा है ग्रीस, जो उच्च एल्केनों का मिश्रण है, अध्रुवीय है। इसलिए इसे पेट्रोल, जो एक अध्रुवीय विलायक है, से साफ किया जाता है। जल में ये अविलय है। मतलब इसे दैनिक जीवन से जोड़ें तो मैकेनिक के हाथों में लगा ग्रीस पानी से नहीं छूटता। हाँ, क्योंकि पानी ध्रुवीय यानी पोलर है और ग्रीस अध्रुवीय नॉन पोलर। बिल्कुल, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। लेकिन जैसे ही पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, ग्रीस घुल जाता है। क्योंकि दोनों की प्रकृति समान है, दोनों अध्रुवीय हैं। जी, अणुओं का स्वभाव ही तय करता है कि वे किस में घुलेंगे। चलिए स्लाइड 6 पर चलते हैं। बड़े अल्केनों के साथ क्या होता है? हेडिंग है महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, एरोमेटिकरण और तापीय अपघटन। ये उद्योगों के लिए बहुत जरूरी है। नोट्स में है एरोमेटिकरण N-हेक्सेन Cr2O3 या V2O5 उत्प्रेरक और 773 केल्विन पर बेंजीन बनाता है। नोट, इसे पुनर्संवहन रिफॉर्मिंग भी कहते हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा है तापीय अपघटन, पायरोलिसिस या क्रैकिंग। उच्च ताप पर उच्चतर एल्केन का छोटे टुकड़ों में टूटना। उपयोग पेट्रोल और तेल गैस बनाने में। चित्र भी देख लेते हैं। जी, यहाँ चित्र में दिखाया गया है 6 कार्बन की एक लंबी सीधी श्रृंखला यानी N-हेक्सेन, जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में मुड़कर एक षट्भुज बेंजीन रिंग में बदल रही है। इसी मुड़ने को पुनर्संवहन कहते हैं। हम एक सीधी चेन को नई चक्रीय संरचना में ढाल रहे हैं। और दूसरे चित्र में एक बहुत लंबी कार्बन श्रृंखला टूटकर छोटे एल्केन और एल्कीन अणुओं में बिखरती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, इसे क्रैकिंग कहते हैं। भारी पेट्रोलियम का उपयोग वाहनों में सीधे नहीं हो सकता। क्रैकिंग के जरिए उन भारी अणुओं को तोड़कर छोटे, अधिक ज्वलनशील अणुओं यानी पेट्रोल में बदला जाता है। अच्छा, ये तो बहुत काम की चीज है। और अंत में भाप के साथ अभिक्रिया दी है। मीथेन प्लस पानी, निकल और ताप के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। हाँ, ये औद्योगिक स्तर पर हाइड्रोजन गैस बनाने का सबसे प्रमुख तरीका है। अब आते हैं स्लाइड 7 पर। एल्केन की दुनिया का सबसे 3D विषय, संरूपण, कॉन्फर्मेशंस, एथीन। ये टॉपिक छात्रों को थोड़ा परेशान करता है, लेकिन है बहुत आसान। नोट्स पढ़ते हैं। परिभाषा, संरूपण C एकल आबंध के मुक्त घूर्णन के कारण बनने वाली त्रिविम व्यवस्थाएं। सिद्धांत, मरोड़ी विकृति, टॉर्शनल स्ट्रेन, इलेक्ट्रॉनों के बीच का प्रतिकर्षण। है सांत्रित रूप,
स्टैगर्ड अधिक स्थायी है क्योंकि इसमें मरोड़ी विकृति न्यूनतम होती है। ग्रस्त रूप इक्लिप्स्ड कम स्थायी है, ऊर्जा अधिकतम। और न्यूमन प्रक्षेपण का चित्र। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है एथेन के 2 न्यूमन प्रक्षेपण। एक है सांतरित, जिसमें सामने और पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से काफी दूर दूर हैं। और दूसरा है ग्रस्त, जिसमें सामने वाले हाइड्रोजन परमाणुओं ने पीछे वाले हाइड्रोजन परमाणुओं को पूरी तरह से छिपा रखा है, बिल्कुल ग्रहण की तरह। देखिए, छात्रों के लिए इस कंसेप्ट की कल्पना करना जरूरी है। कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड एक पहिए की धुरी की तरह है। अच्छा, वो लगातार घूमता रहता है? बिल्कुल, और घूमते समय वो कई अवस्थाओं से गुजरता है। तो इसी घूर्णन से वो मरोड़ी विकृति पैदा होती है ना? ग्रस्त अवस्था में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बहुत करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को धकेलते हैं। जी, इसे ही प्रतिकर्षण कहते हैं। तनाव पैदा होता है, ऊर्जा बढ़ जाती है और अणु अस्थिर हो जाता है। लेकिन सांतरित रूप में वो दूर दूर होते हैं, तो प्रतिकर्षण न्यूनतम होता है, अणु शांत और स्थायी रहता है। ये ऊष्म प्रवेगी का नियम है। जहां ऊर्जा कम होगी वहां स्थायित्व अधिक होगा। एथेन ज्यादातर समय सांतरित अवस्था में ही रहना पसंद करता है। बहुत ही बढ़िया। तो सिंगल बॉन्ड की शांति के बाद अब आते हैं स्लाइड 8 पर, जहां अणुओं में थोड़ी भूख पैदा होती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्कीन। हेडिंग है एल्कीन संरचना और ज्यामितीय समावयवता। सामान्य सूत्र CnH2n। ओलेफिन संरचना C≡C sp2 संकरण। ज्यामितीय समावयवता द्विआबंत के चारों ओर प्रतिबंधित घूर्णन के कारण होती है। समपक्ष सिस समान समूह एक तरफ, विपक्ष ट्रांस समान समूह विपरीत दिशा में। इसके चित्र बहुत अहम है। जी, यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे p ऑर्बिटल आपस में अगल बगल से अतिव्यापन लैटरल ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, एल्कीन को ओलिफिन यानी तेल बनाने वाले कहा जाता है और sp2 संकरण के कारण अणु समतलीय या फ्लैट हो जाता है। और ये पाई बॉन्ड्स का पाई बॉन्ड ही अणु की पूरी ज्यामिति को लॉक कर देता है। मतलब सिंगल बॉन्ड की तरह डबल बॉन्ड आजादी से नहीं घूम सकता? बिल्कुल नहीं। अगर वो घूमने की कोशिश करेगा तो p ऑर्बिटल्स का वो अतिव्यापन टूट जाएगा। अच्छा, तो इसी प्रतिबंधित घूर्णन की वजह से सिस और ट्रांस बनते हैं। जी। नोट्स में आगे सिस का चित्र है, जहां दोनों मिथाइल समूह डबल बॉन्ड के एक ही तरफ हैं, और ट्रांस का चित्र है जहां एक समूह ऊपर और दूसरा नीचे विपरीत दिशा में है। इस प्रतिबंध का सीधा असर उनके भौतिक गुणों पर पड़ता है। सिस और ट्रांस का क्वथनांक एक दूसरे से काफी अलग हो जाता है। समझ गया। अब स्लाइड 9 पर आते हैं। एल्कीन का विरचन, इन्हें बनाया कैसे जाता है? इसके अभिकर्मक यानी रिएजेंट्स बहुत दिलचस्प है। मैं पढ़ता हूं। पहला एल्काइन से एल्काइन प्लस हाइड्रोजन लिंडलर उत्प्रेरक के साथ सिस एल्कीन बनाता है, और एल्काइन प्लस हाइड्रोजन सोडियम और तरल अमोनिया के साथ ट्रांस एल्कीन बनाता है। देखिए, यहाँ केमिस्ट्री का असली जादू है। हम ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में बदल रहे हैं, लेकिन सिर्फ उत्प्रेरक बदलने से पूरा उत्पाद बदल रहा है। हाँ, लिंडलर से सिस बन रहा है और अमोनिया वाले से ट्रांस। ऐसा क्यों? क्योंकि लिंडलर उत्प्रेरक एक ठोस सतह पर काम करता है, तो दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ से जुड़ते हैं। लेकिन सोडियम और अमोनिया के मिश्रण में इलेक्ट्रॉन इस तरह ट्रांसफर होते हैं कि हाइड्रोजन हमेशा विपरीत दिशाओं से ही जुड़ पाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत लॉजिकल है। दूसरा तरीका है एल्किल हैलाइड से बीटा विलोपन अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ। हेलोजन की क्रियाशीलता आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। यहाँ छात्रों को ध्यान देना चाहिए। हाँ, अक्सर यहाँ गलती होती है। अगर जलीय यानी एक्वस KOH लेते तो वो हेलोजन को हटाकर अल्कोहल बना देता है। बिल्कुल सही। लेकिन अल्कोहलिक KOH बहुत आक्रामक होता है। वो हेलोजन और बगल वाले हाइड्रोजन दोनों को निकाल फेंकता है और डबल बॉन्ड बना देता है। एकदम सटीक व्याख्या है। और तीसरा तरीका है अल्कोहल से सांद्र H2SO4 के साथ निर्जलीकरण। सल्फ्यूरिक एसिड एक बेहतरीन निर्जलीकारक है। वो अल्कोहल से पानी खींच लेता है और एल्कीन छोड़ देता है। अब स्लाइड 10 पर चलते हैं, जहां एक बड़ा एग्जाम अलर्ट लगा है। मार्कोनिकॉफ नियम। जी, मार्कोनिकॉफ नियम और पेरोक्साइड प्रभाव। नोट्स में लिखा है, मार्कोनिकॉफ नियम ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। प्रोपीन प्लस HBr बनाता है 2 ब्रोमोप्रोपेन
मुख्य उत्पाद। और पेरोक्साइड प्रभाव, जिसे एंटी मार्कोनिकॉफ कहते हैं, उसमें लिखा है केवल HBr और पेरोक्साइड की उपस्थिति में। ऋणात्मक भाग वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो। प्रोपीन प्लस HBr बनाता है 1-ब्रोमोप्रोपेन। चित्र भी होगा इसका? जी, यहाँ चित्र में दिखाया गया है प्रोपीन की HBr के साथ अभिक्रिया। तीर दो अलग अलग रास्तों में बढ़ रहा है। एक रास्ता 2-ब्रोमोप्रोपेन की ओर जा रहा है और दूसरा, जहां पेरोक्साइड लिखा है, 1-ब्रोमोप्रोपेन की ओर जा रहा है। मार्कोनिकॉफ के हिसाब से तो कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर। हाँ, क्योंकि मध्यवर्ती अवस्था में जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है वो 1 डिग्री की तुलना में अधिक स्थायी होता है। बिल्कुल। लेकिन पेरोक्साइड आते ही कहानी पलट जाती है। बिल्कुल। तब ऋणात्मक भाग किनारे वाले कार्बन पर जाता है। नोट्स में एक बात पर बहुत जोर दिया है, केवल HBr और पेरोक्साइड। क्या ये प्रभाव HCl या HI के साथ काम नहीं करता? बहुत ही पैनी नजर है आपकी। जी नहीं, ये सिर्फ HBr के साथ काम करता है। क्यों भला? क्योंकि पेरोक्साइड की उपस्थिति में मुक्त मूलक बनते हैं। HCl का बॉन्ड इतना मजबूत होता है कि मूलक उसे तोड़ ही नहीं पाते। अच्छा, और HI के मामले में? HI टूट तो जाता है, लेकिन आयोडीन के मूलक इतने सुस्त होते हैं कि वो एल्कीन पर हमला करने के बजाय आपस में जुड़कर आयोडीन गैस बना लेते हैं। सिर्फ HBr एकदम सही फिट बैठता है। समझ गया। अब स्लाइड 11, ऑक्सीकरण और ओजोनी अपघटन। ये विश्लेषण के लिए बहुत काम आता है। नोट्स कहते हैं ओजोनी अपघटन, ओजोनोलिसिस, C डबल बॉन्ड C। ओजोन और जिंक पानी के साथ अल्डिहाइड या कीटोन बनाता है। महत्वपूर्ण, ये द्विआबंध की स्थिति ज्ञात करने के लिए उपयोग होता है। चित्र बहुत मदद करेगा यहाँ। बिल्कुल। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक कैंची जो कार्बन कार्बन द्विआबंध को ठीक बीच से काट रही है और दोनों कटे हुए सिरों पर एक एक ऑक्सीजन परमाणु जोड़ रहा है। देखिए, ये कैंची वाली एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। मतलब अगर हमें नहीं पता कि लंबी चेन में डबल बॉन्ड कहाँ है, तो हम इस रासायनिक कैंची से उसे काट देते हैं। हाँ, और जो टुकड़े मिलते हैं उन्हें देखकर रिवर्स इंजीनियरिंग से पता लगा लेते हैं कि बॉन्ड कहाँ था। कमाल है। इसी में एक और परीक्षण है, बेयर अभिकर्मक, ठंडा तनु क्षारीय KMnO4, रंग परिवर्तन बैंगनी से रंगहीन, असंतृप्तता का परीक्षण। और टेस्ट ट्यूब का चित्र भी है। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है 2 टेस्ट ट्यूब। पहली में KMnO4 का गाढ़ा बैंगनी रंग है, जो अभिक्रिया के बाद दूसरी टेस्ट ट्यूब में पूरी तरह पारदर्शी यानी रंगहीन हो गया है। ये लैब में डबल या ट्रिपल बॉन्ड जांचने का सबसे आम तरीका है। एल्कीन और एल्काइन ठंडे KMnO4 को अपचयित कर देते हैं, जिससे उसका रंग उड़ जाता है। तो अगर रंग उड़ा मतलब असंतृप्तता है। बिल्कुल सही। अब स्लाइड 12 और 13 पर आते हैं। एल्काइन, डबल बॉन्ड के बाद ट्रिपल बॉन्ड। तनाव अपने चरम पर। हेडिंग है एल्काइन गुण, अम्लीय प्रकृति और बहुलकन। सामान्य सूत्र CnH2n-2। संकरण sp 50%, S लक्षण अधिक विद्युत ऋणात्मकता 180 डिग्री कोण। अम्लीय प्रकृति, एल्काइन के त्रिक आबंध से जुड़ा हाइड्रोजन अम्लीय होता है। अभिक्रिया है एल्काइन प्लस सोडियम बनाता है सोडियम एसिटिलाइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और एक नोट है, ये अभिक्रिया एल्केन और एल्कीन नहीं देते। चित्र में इसका आकार कैसा है? यह चित्र में दिखाया गया है एक एल्काइन का अणु जिसका आकार बिल्कुल सीधी रेखा में है और बॉन्ड कोण 180 डिग्री का है। देखिए, यहाँ सारी कहानी sp संकरण की है। वो 50% S लक्षण वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, s ऑर्बिटल नाभिक के बहुत करीब होता है, तो कार्बन नाभिक इलेक्ट्रॉनों को बहुत ताकत से खींचता है। अच्छा, तो जो हाइड्रोजन जुड़ा है उसके इलेक्ट्रॉन कार्बन खींच लेता है? बिल्कुल। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विहीन सा हो जाता है और आसानी से H+ आयन के रूप में बाहर निकल सकता है। इसी वजह से वो अम्लीय है और सोडियम डालते ही हाइड्रोजन गैस निकलती है। जी, और एल्केन या एल्कीन में S लक्षण कम होता है, इसलिए वो ये टेस्ट नहीं देते। बहुत ही तार्किक है। स्लाइड 13 पर बहुलकन है। पॉलीमराइजेशन, ये बहुत व्यवहारिक विषय है। नोट्स में है चक्रीय बहुलकन, रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन, रैखिक बहुलकन, पॉलीएसिटिलीन, विद्युत सुचालक इलेक्ट्रोड में उपयोग। बहुलकन, पॉलीथीन और पॉलीप्रोपीन जो प्लास्टिक हैं वो एल्कीन के बहुलक हैं। उपयोग थैलियां, बोतलें और पाइप बनाने में होता है। इसका चित्र कैसा है?
यहाँ चित्र में दिखाया गया है एथाइन के 3 अलग-अलग अणु जो एक रेड हॉट आयरन ट्यूब लाल गर्म लोहे की नली से होकर गुजर रहे हैं। बाहर निकलते समय वो आपस में जुड़कर एक बेंजीन रिंग में बदल गए हैं। देखिए, ये रसायन विज्ञान का एक जादुई क्षण है। 3 खुली गैस के अणु मिलकर एक लिक्विड बेंजीन बन गए। हाँ, इसे चक्रीय बहुलकन कहते हैं। और रैखिक बहुलकन तो हम रोज देखते हैं। वो पॉलीथीन की थैलियां, प्लास्टिक की बोतलें। बिल्कुल, वो एल्कीन अणुओं की लंबी लंबी श्रृंखलाएं ही तो हैं। और पॉलीएसिटिलीन से बैटरी के इलेक्ट्रोड बनते हैं। गैसों से ठोस प्लास्टिक अद्भुत है। जी, केमिस्ट्री हमारे चारों ओर मौजूद है। तो अब हम पहुंचते हैं उस विशेष चक्रीय दुनिया में जिस पर एग्जाम सुपर नोट का टैग है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। स्लाइड 14 और 15, हेडिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और हक्कल का नियम। नोट्स पढ़ते हैं। एरोमेटिकता की शर्तें। 1. समतलीयता। 2. इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण विस्थानीकरण। और नियम क्या है? हक्कल का नियम। वलय में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जहां n 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है। जैसे बेंजीन में n बराबर 1 है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, नेफ्थिलीन में n बराबर 2 है तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और इसका चित्र? यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बेंजीन रिंग जिसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन एक चक्र में घूम रहे हैं, जिसे अनुनाद कहते हैं। देखिए, किसी यौगिक को एरोमेटिक कहलाने के लिए सख्त परीक्षा पास करनी होती है। पहला, उसे समतलीय यानी चपटा होना चाहिए। दूसरा, विस्थानीकरण, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में बिना रुके घूमने चाहिए। और तीसरा है हक्कल का नियम। वो 4n+2 वाला फॉर्मूला। मतलब बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए। फॉर्मूले में रखें तो n 1 आता है। बिल्कुल, और चूंकि एक पूर्ण संख्या है, बेंजीन हक्कल के नियम को पास कर लेता है। इसके बाद स्लाइड 15 पर बेंजीन की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फ्लो चार्ट पढ़ता हूं। बीच में बेंजीन है, एक तरफ नाइट्रीकरण है, सांद्र HNO3 और H2SO4 से NO2 जुड़ता है। जी। हेलोजेनीकरण में क्लोरीन और AlCl3 से Cl जुड़ता है। सल्फोनीकरण में फ्यूमिंग H2SO4 से SO3H जुड़ता है। और फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्किलेशन में CH3Cl और AlCl3 से CH3 जुड़ता है। यहाँ चित्र में इन चारों अभिक्रियाओं का एक स्पष्ट फ्लोचार्ट दिखाया गया है। पर मेरा एक सवाल है, हेलोजेनीकरण और फ्रीडल-क्राफ्ट्स दोनों में AlCl3 क्यों है? देखिए, बेंजीन रिंग पाई इलेक्ट्रॉनों से भरी हुई है, बहुत अमीर है। हाँ, तो उस पर हमला वही करेगा जिसे इलेक्ट्रॉनों की तलाश हो। AlCl3 एक लुईस अम्ल है। अच्छा। इसका काम है अभिकर्मक को तोड़ना। ये क्लोरीन के ऋणात्मक हिस्से को खुद से चिपका लेता है और एक भूखा धनात्मक Cl+ आयन छोड़ देता है। और वो आयन बेंजीन पर हमला करता है। बिल्कुल। बहुत खूब। अब स्लाइड 16, एक बहुत ही वैचारिक बिंदु, निर्देशीय प्रभाव, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। नोट्स में है ऑर्थो और पैरा निर्देशी, ये वलय को सक्रिय करते हैं। उदाहरण OH, NH2, CH3Cl। और मेटा निर्देशी वलय को निष्क्रिय करते हैं। उदाहरण NO2, COOH, CHO। चित्र के जरिए से समझना आसान होगा। यहाँ चित्र में अनुनाद संरचनाएं दिखाई गई हैं। पहले चित्र में तीर दिखा रहे हैं कि समूह इलेक्ट्रॉनों को रिंग के अंदर धकेल रहा है, जिससे ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर ऋणात्मक आवेश आ रहा है। दूसरे चित्र में तीर बाहर की ओर है, समूह रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जिससे ऑर्थो और पैरा पर धनात्मक आवेश आता है। देखिए, इसे एक बॉस की तरह समझिए। जब बेंजीन पर पहले से कोई समूह बैठा हो तो वो बॉस बन जाता है। मतलब वो तय करेगा कि नया आने वाला समूह कहाँ बैठेगा। बिल्कुल। जो समूह इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर धकेलते हैं वो रिंग को समृद्ध कर देते हैं। चित्र के हिसाब से सारा इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑर्थो और पैरा पर जमा हो रहा है। हाँ, ऋणात्मक आवेश है वहां। तो नया समूह जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए वो सीधे ऑर्थो और पैरा पर जाएगा। समझ गया। और जो NO2 जैसे समूह हैं वो इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। जी, वो ऑर्थो और पैरा को कंगाल कर देते हैं। वहां धनात्मक आवेश आ जाता है। तो नए समूह के पास सिर्फ मेटा स्थिति बचती है जहां से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचे गए। एकदम सही। इसीलिए वो मेटा निर्देशी कहलाते हैं। बहुत ही शानदार एनोलॉजी है। अब स्लाइड 17 जो रसायन विज्ञान के वास्तविक जीवन के असर को दिखाती है। कार्सिनोजेनिसिटी। हेडिंग है कैंसर जन्यता और विषाक्तता। एक हेल्थ फैक्ट बॉक्स है। मैं पढ़ता हूं, कैंसर जन्य गुण
बेंजीन वलय युक्त कुछ बहुचक्रीय हाइड्रोकार्बन विषाक्त और कैंसरजन होते हैं। स्रोत क्या लिखे हैं? स्रोत हैं ये तंबाकू, कोयले और पेट्रोलियम के अपूर्ण दहन से बनते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक खतरे का पीला निशान, वार्निंग साइन, और उसके बगल में 2 बेंजोपाइरीन की जटिल संरचना है जिसमें 5 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई हैं। देखिए, ये हिस्सा याद दिलाता है कि जब ईंधन को जलने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वे आपस में जुड़कर ऐसे जटिल बहुचक्रीय हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं। तो जो धुआं तंबाकू या कोयले से निकलता है वो सिर्फ प्रदूषण नहीं करता। नहीं, उसमें ये बेंजोपाइरीन जैसे रसायन होते हैं जो सीधे हमारे डीएनए को म्यूटेट कर सकते हैं, जिससे कैंसर होता है। ये सच में विज्ञान का वो हिस्सा है जो हमें सचेत करता है। बिल्कुल। और अब हम आखिरी स्लाइड 18 पर पहुंच गए हैं। क्विक रिकैप चेकलिस्ट। परीक्षा के लिए सबसे अहम। मैं शब्दशः पढ़ता हूं। 1 वर्ड्स अभिक्रिया केवल सम कार्बन। 2 मार्कोनिकॉफ नियम, HBr का योग। 3 हकल का नियम, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 ओजोनिया अपघटन द्विआबंध की स्थिति। 5 फ्रीडल क्राफ्ट्स बेंजीन के एल्किलिन। परीक्षा कक्ष में जाने से पहले छात्रों को ये 5 स्तंभ बिल्कुल याद होने चाहिए। इससे बहुत सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। बिल्कुल। तो हमने सफलतापूर्वक इस पूरी अध्ययन सामग्री के हर एक पृष्ठ, हर एक लाइन और चित्र को कवर कर लिया है। जी, एक बहुत ही विस्तृत चर्चा रही। अंत में सोचने वाली बात यह है कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन